तो स्वागत है आपका अथाह नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सचिन कुमार। आज आपको बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 एवं अन्य अधिनियम। ठीक है, देखते हैं इनमें क्या क्या है। कुछ विशेष बातें होती हैं, देखते हैं उनको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश शासन को सत्ता हस्तांतरण के पश्चात ब्रिटिश संसद भारत के मामलों के व्यवस्थापन में लिप्त हो गई थी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1885 से 1935 तक औपनिवेशिक शासन द्वारा कई प्रकार के शासन अधिनियम लागू किए गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 इनमें से एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस इकाई में आप इस अधिनियम से पहले अन्य अधिनियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अधिनियम अन्य अधिनियमों में सबसे पहले 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार में भारत शासन का केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत ढांचा सामने आया। ये पॉइंट ज़रूरी है, केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत ढांचा क्या है। केंद्रीकृत ढांचा वहाँ लागू किया गया जिसका सीधा नियंत्रण ब्रिटिश राज के अधीन था। ये क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया प्रांत के रूप में जाने जाते थे। विकेंद्रीकृत ढांचा वहाँ लागू किया गया जहाँ पर ब्रिटिश राजशाही का कोई सीधा नियंत्रण नहीं था। ये क्षेत्र भारतीय राजाओं के शासन के अधीन थे। इन्हें शाही राज्य कहते थे या देशी रियासत के नाम से जाना जाता था। तो केंद्रीकृत ढांचा एवं विकेंद्रीकृत ढांचा। केंद्रीकृत ढांचा वो थे जहाँ पे सीधा नियंत्रण ब्रिटिश राज ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और विकेंद्रीकृत ढांचा जो हमारे देश के राजा महाराजा थे तो उनका भी एक अलग एरिया हुआ करता था, तो वो विकेंद्रीकृत ढांचा हुआ करता था। हाँ, लेकिन ये ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन थे। केंद्रीकृत ढांचे के अंतर्गत सभी प्रकार की शक्तियाँ भारत के राज्य सचिव के पास थी, जिसका सीधा नियंत्रण ब्रिटिश राज के पास था। वह सचिव राजशाही की तरफ से कार्य करता था। उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल था। उस समय कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायपालिका अलग नहीं थी, सब एक ही चीज़ थी। ये सब भारत के सचिव के नियंत्रण में थे। ब्रिटिश शासन में सचिव की सहायता के लिए वायसराय था। अब ये वायसराय कौन था आगे पता चलेगा, पहले हमने वायसराय सुना है ना कई बार। तो वायसराय को भी कार्यकारी परिषद सहायता करती थी। वायसराय की भी कार्यकारी परिषद सहायता करती थी। जिला स्तर पर वायसराय की सहायता के लिए ब्रिटिश प्रशासक होते थे। प्रांतीय सरकारों के पास वित्तीय स्वायत्ता नहीं होती थी। 1870 में लॉर्ड मेयो ने प्रांतीय प्रशासन को चलाने के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने को सुनिश्चित किया। लॉर्ड मेयो ने वादा किया कि हम इस प्रांतीय सरकार को प्रांतीय प्रशासन को चलाएंगे, सुनिश्चित किया। 1909 में भारत परिषद अधिनियम के लागू होने के पश्चात प्रांतीय सरकारों के राजनीतिक संस्थाओं के क्षेत्रों को विस्तृत किया गया। इस अधिनियम को पहली बार लागू किया गया जिसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व प्रणाली ब्रिटिश शासन में लागू करना था। इसमें गैर सरकारी चुने हुए सदस्य शामिल थे। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समुदाय को भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। 1919 को भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों को कुछ सत्ता सुपुर्द की, जिसमें केंद्र सरकार का नियंत्रण उनका प्रमुख था। इसने केंद्र सरकार के नियंत्रण को कुछ कम किया। इसके द्वारा प्रशासन के कार्यक्षेत्र और राजस्व के स्रोतों का केंद्र एवं प्रांतों में विभाजन किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को राजस्व के स्रोतों पर नियंत्रण का अधिकार दिया, जैसे भूमि, सिंचाई और न्यायिक मामले। प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित एवं आरक्षित श्रेणी में बांटा गया। स्थानांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल को था, जबकि आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास था। राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 अन्य भारत सरकार अधिनियमों से भिन्न था। अब 1935 अन्य भारत सरकार अधिनियमों से किस प्रकार भिन्न था, यहाँ पे गौर करने की बात है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, उन अधिनियमों में ब्रिटिश इंडिया के प्रांत की सरकार एकात्मक या केंद्रीकृत थी, अर्थात हर स्तर पर वही सरकार कार्यरत थी। पिछले अधिनियमों के बजाय भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है। इसके द्वारा अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया। अल्पसंख्यक कौन? जो हमारे गांव में या हमारे देश में जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं तो उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं।
इन संरक्षणों में अल्पसंख्यों जैसे मुस्लिम, सिख, पारसी, यूरोपियन एवं एंग्लो इंडियन समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व के प्रावधान प्राप्त दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा संघ एवं प्रांतों के बीच 3 सूचियों के तहत सत्ता के बंटवारे का प्रावधान किया गया। प्रथम संघ सूची, द्वितीय समवर्ती सूची तथा तृतीय प्रांतीय सूची। इस अधिनियम के माध्यम से संघ एवं प्रांतों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संघीय न्यायालय का भी प्रावधान किया गया। प्रांतीय सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल था, जिन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त थीं। विशेष शक्तियों के तहत राज्यपाल प्रांतीय विधायिका के निर्णयों पर वीटो का प्रयोग कर सकते थे। वीटो पावर जैसे वर्ल्ड में 5 कंट्रीज के पास है। वे राजशाही की तरफ से कार्य करते थे और वे गवर्नर जनरल के अधीन नहीं थे। गवर्नर जनरल वायसराय को कहते हैं। अभी हमने वायसराय बताया था आपको, उसको गवर्नर जनरल भी कहते हैं। उन्हें कुछ व्यक्तित्व मामले में भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था। इन मामलों में उन्हें मंत्रियों की सलाह की जरूरत नहीं थी। राज्यपाल को गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता था और गवर्नर जनरल वास्तव में राज्य का सचिव होता था। वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, लेकिन उन्हें मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना पड़ता था, जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र सरकार के गठन का प्रावधान भी था, जिसमें राज्य एवं प्रांतों के प्रतिनिधि आते थे। इस प्रकार की सरकार को संघ सरकार कहते थे, क्योंकि इसमें राज्य एवं प्रांत दोनों के सदस्य होते थे। जब राज्य और प्रांत दोनों मिल जाते हैं उन्हें संघ सरकार कहते हैं। तो इनमें दोनों के सदस्य थे, इसीलिए इन्हें संघीय सरकार कहते थे। लेकिन संघ सरकार की स्थापना नहीं हो सकी, क्योंकि राजाओं के बीच संघ में शामिल होने पर सहमति नहीं थी, क्योंकि कुछ राजा एक दूसरे की बात काटते थे, उनके साथ नहीं हुए। तो इस प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत केवल प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधायिका के चुनाव 1937 में हुए। चुनाव के बाद 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में त्यागपत्र दे दिया। इस तरह एम गोविंद राव और निर्विचार सिंह के अनुसार भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संविधान सभा के लिए संविधान निर्माण की आधारशिला रखी। संविधान सभा के लिए संविधान निर्माण की आधारशिला रखी। अब आपको बताते हैं नेहरू रिपोर्ट संविधान के मसौदे का प्रथम भारतीय प्रयास। ये ज़रूरी पॉइंट है। प्रथम भारतीय प्रयास संविधान के लिए कब उठाया गया था, कब ये स्टेप लिया गया था। तो जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, संविधान निर्माण में ब्रिटिश शासन के द्वारा विभिन्न अधिनियमों को शामिल करने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश शासन के द्वारा विभिन्न अधिनियमों को शामिल करने की उनकी भरपूर कोशिश रही कि हमारी भी कुछ कानून जो हम अपने खुद बनाएं और इंडियंस उन्हें माने। तो आप देखो आगे इसमें बताया जाएगा कि हमारे जो कट्टर लोग थे, लड़ाकू लोग थे, उन्होंने कैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया और उन्हें सबक सिखाया, उनकी बगैर कोई राय माने, बगैर कोई शर्त मान के। भारतीयों के द्वारा संविधान तैयार करने का प्रथम प्रयास 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किया गया। इसके पूर्व 1921 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के द्वारा स्वराज के रूप में प्रयास किया गया। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के नाम पर तैयार की गई, जो कि मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। मसविदा समिति का निर्णय अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के सम्मेलन में लिया गया था। उन राजनीतिक दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी और मुस्लिम लीग शामिल थी। मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं थी। उस टाइम पे कितनी पार्टी थी देखो, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं थी, और भी कुछ पार्टियां थी जो आगे बताएंगे। नेहरू रिपोर्ट ने सार्वभौमिक मताधिकार और केंद्र एवं प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की मांग की। सार्वभौमिक मताधिकार आगे बताए जाएंगे, सार्वभौमिक मताधिकार कौन होते हैं। इसने हालांकि प्रभुत्व शासन की मांग की, ना कि भारत को पूर्ण आज़ादी की। अर्थात भारतीयों को केवल कुछ मामले में कानून बनाने की आज़ादी थी। भारतीयों को, हमारे जो नागरिक थे, इंडियंस सिटीजन्स, उनको सिर्फ कुछ ही मामलों में कानून बनाने का अधिकार था, और बाकी में हर जगह हस्तक्षेप करते थे ये ब्रिटिशर्स थे। और
अर्थात भारतीयों को केवल कुछ ही मामलों में सरकार बनाने की आज़ादी थी, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। इसके लिए नेहरू रिपोर्ट ने केंद्र एवं प्रांतों के विषय की एक सूची तैयार की तथा मौलिक अधिकारों की सूची तैयार की। इसने पुरुष एवं महिलाओं के लिए सार्वभौमिक मताधिकार की मांग की। 1934 में नेहरू रिपोर्ट के तैयार हो जाने के बाद कुछ वर्षों के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से भारत के लोगों के लिए एक संविधान की मांग की, वो भी बिना किसी बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के। ना ही ब्रिटिशर्स, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसीलिए नेहरू रिपोर्ट के तैयार हो जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से भारत के संविधान के लिए एक संविधान की मांग की, और उसमें उन्होंने पहले से ही शर्त रखी थी ब्रिटिशर्स को कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, नहीं तो आंदोलन हो जाते थे उस टाइम पे। और आज की कोई क्लास तो होगी, आज का टॉपिक, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको, जो मैंने जितना पढ़ाया है उसी में आपको टॉपिक पॉइंट बना के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करके आंसर लिखने हैं उसमें। और प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले संविधान के मसौदे के बारे में, संविधान का प्रयास कैसे हुआ, 1858, 1935, ये सब क्या है। भारत के संविधान को अपनाने एवं लागू करने में क्या अंतर है। नंबर 1 एक क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया तथा इसे कब लागू किया गया। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और भारत सरकार अधिनियम 1935 एवं पूर्व अधिनियमों से किस प्रकार भिन्न था। नेहरू रिपोर्ट ने क्या सिफारिश की, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, नेहरू रिपोर्ट ने क्या सिफारिश की। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन बहुत ज़रूरी है, लोग पूछ लेते हैं, कहीं भी आ जाता है क्वेश्चन, और उसमें बताएंगे आपको क्रिप्स मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन क्या है, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था, और उन्हीं से फिर क्वेश्चन बनाएंगे हम। ठीक है, थैंक यू।